हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, पेपर फर्स्ट। और हमारा टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता ही है। गैलीलियन ट्रांसफर इक्वेशन में बेसिकली हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। अब एग्ज़ाम में या तो डेरिवेशन पूछेगा या फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन डेप्थ पूरे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझने से पहले हमें ये 3 टॉपिक अच्छे से आने चाहिए, और ये तीनों टॉपिक बहुत ही सिंपल हैं। तो पहले ये तीनों समझ लेते हैं, फिर हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। तीनों टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, इनवेरिएंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है, ये तीनों समझ लेते हैं पहले। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है? हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास 3 फ्रेम हैं, फ्रेम ए, फ्रेम बी और फ्रेम सी, ठीक है। मान लेते हैं वी ए इज इक्वल टू 0, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए 0। मान लेते हैं जो बी है ए के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो B जो है A के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लेते हैं C B के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये भी B जो है A के रेस्पेक्ट में इनर्शियल है, C B के रेस्पेक्ट में इनर्शियल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो C है A के रेस्पेक्ट में भी क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि हम फ्रेम A में कोई लॉ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये B के लिए भी वैलिड होगा और फ्रेम C के लिए भी वैलिड होगा। मतलब ये तीनों इनर्शियल फ्रेम क्या होंगे? आपस में इक्विवेलेंट होंगे। क्या होंगे? इक्विवेलेंट। और यही हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन वाइज और अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली है क्या। अच्छा, ये जो फ्रेम ए, फ्रेम बी और फ्रेम सी हैं, ये तीनों आपस में क्या थे? इक्विवेलेंट। तीनों आपस में क्या थे? इक्विवेलेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस which having same identical form of various law, कोई भी लॉ हो, इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे पहले कोई तो दिया होगा। कौन दिया था? गैलीलियो। इट इज फर्स्ट गिवन बाय, सबसे पहले कौन दिया था? गैलीलियो। ठीक है, ये है हमारा इक्विवेलेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है?
तो यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस which moving with constant velocity is known as principle of relativity। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना? बिल्कुल साफ दिख रहा है, हम भी साफ दिख ही रहे होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग न्यूटोनियन रिलेटिविटी भी बोलते हैं या फिर गैलीलियन इनवेरियंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज क्या? न्यूटोनियन रिलेटिविटी और या फिर गैलीलियन इनवेरियंस। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ये इनवेरियंस क्या है। काफ़ी इजी टॉपिक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इनवेरिएंट क्या है। इनवेरिएंट, अब इनवेरिएंट अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक दोस्त है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये हमारा दोस्त है और ये कभी नहीं बदलेगा। इसको हम इनवेरिएंट मान के चल रहे हैं। इनवेरिएंट मतलब जो नहीं बदलेगा, लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ कि ये बदल गया। क्या हुआ? बदल गया। ये इस समय क्या हुआ? ये बदल गया, मतलब ये इनवेरिएंट नहीं रहा, नॉट इनवेरिएंट। मतलब जो चेंज हो जाए वो नॉट इनवेरिएंट और जो चेंज ना हो वो इनवेरिएंट। वैसे देखा जाए तो वक्त के साथ सब बदल जाता है, तो कोई भी इनवेरिएंट नहीं है, सब नॉट इनवेरिएंट है। अच्छा, मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है और वो बदलता ही नहीं है, तुम्हारे साथ जैसा आज है वैसे ही कल रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? वो इनवेरिएंट है। मतलब समय कैसा भी हो वो इनवेरिएंट है, बदल नहीं रहा है। तो इनवेरिएंट को अब डिफिनीशन वाइज समझ लेते हैं। ये एग्जांपल इसलिए लिए हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इनवेरिएंट है क्या? मान लो फ्रेम ए है और यहाँ पे फ्रेम बी है। फ्रेम बी में और फ्रेम ए में वेलोसिटी अलग अलग मान के चल रहे हैं। मान लेते हैं इसमें भी ए है और भी बी है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे? नॉट इनवेरिएंट। बट अगर फ्रेम ए में वेलोसिटी ए है और फ्रेम बी में वेलोसिटी वी बी है और दोनों इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनवेरिएंट। ठीक है, तो अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इनवेरिएंट है क्या। तो इसका डिफिनीशन लिख लें हम लोग। दोज क्वांटिटी
which is same in all inertial frame, which is same in all inertial frame is known as इनवेरिएंट। मतलब कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो कि अगर हम इस फ्रेम में हैं दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं तो चेंज नहीं हो रहा है क्वांटिटी, तो हम बोलेंगे वो क्या है, इनवेरिएंट। ठीक है, अब हम समझ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है और उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे अपना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो फ्रेम हैं, एक फ्रेम S है, ठीक है, S फ्रेम, और एक दूसरा फ्रेम है S डैश फ्रेम। दोनों अलग अलग फ्रेम है। हम ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई इवेंट हो रहा है, इसको पॉइंट P नाम दे देते हैं। अच्छा, फ्रेम S के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है x, y, z, t है, और S डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में x डैश, y डैश, z डैश, t डैश है कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे, मतलब एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसी को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मतलब दो फ्रेम हैं और दो अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं, दोनों में हम क्या दिखा रहे हैं, रिलेशन, एक इक्वेशन से, उसी को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन relating two set of coordinate of an event in two system या फिर of two system is known as ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये काफ़ी सिंपल था। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है क्या, मान लेते हैं कि S फ्रेम और S डैश फ्रेम दोनों इनर्शियल है। दोनों क्या हैं, इनर्शियल फ्रेम। तो इन दोनों के बीच में जो इक्वेशन आएगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उसी को हम बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिलेटिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, अब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करेंगे।
अभी तक तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो फिगर हम यही रहने देते हैं। इसको थोड़ा साफ बना लेते हैं बड़े में। मान लेते हैं ये हमारे एस फ्रेम है, ये हमारा क्या है एस फ्रेम, और ये हमारा है एस डैश फ्रेम, एस डैश फ्रेम, और ये एस फ्रेम। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, इसका ओरिजिन ओ मान लेते हैं, इसका ओरिजिन ओ डैश। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई इवेंट हो रहा है, पॉइंट पी। तो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई कामा जेड कामा टी ले लेते हैं, और एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं, लेट एस एंड एस डैश, लेट इनर्शियल फ्रेम, दोनों को इनर्शियल फ्रेम लेके चल रहे हैं। लेट इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश आर कोइंसाइड एट टी इज इक्वल टू 0। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब टाइम 0 है तो ये दोनों एक दूसरे पर ही हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। और जो ये फ्रेम एस डैश है, ये एस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये एस डैश फ्रेम क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये जो s फ्रेम है ये रुका हुआ है। ठीक है, एंड s डैश फ्रेम मूव विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये जो एस डैश फ्रेम है v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो ये फ्रेम एस डैश है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है आगे। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है बस। तब इन दोनों में एक इक्वेशन डिराइव कर लें, तो इसका डेरिवेशन बहुत ईजी है। कैसे, इस अब एस फ्रेम से देखें तो ये पी पॉइंट कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। अच्छा, वाई एक्सिस में कितना ऊपर है, वाई। ठीक है, अच्छा एस डैश फ्रेम से देखें तो ये कितनी दूरी पर है, एक्स डैश दूरी पर है, और वाई में मान लेते हैं वाई डैश है। ठीक है, उसी तरह जेड और जेड डैश भी ले लेंगे। अब ये देखो, हमको ये एक्स डैश चाहिए, तो ये एक्स डैश कैसे निकलेगा, इसमें से ये क्वांटिटी माइनस कर दें तो ये क्वांटिटी क्या है, एस डैश फ्रेम यहाँ से यहाँ गया और इसका वेलोसिटी v है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, vt। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इतने में से ये माइनस कर दे तो ये हमारे पास बचेगा एक्स डैश। तो एक्स डैश किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस वी। और वाई डैश किसके इक्वल होगा, अच्छा वाई में तो ये फ्रेम मूव कर नहीं रहा है तो ये वाई डैश के इक्वल होगा। इसी तरह जेड डैश के इक्वल होगा, जेड एक्सिस में भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, और हम मान के चलते हैं कि टी डैश भी टी के इक्वल है।
ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं कि टी डैश टी के इक्वल है। आगे हम पढ़ेंगे तो जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में टी डैश टी के इक्वल है, लेकिन आगे रिलेटिविटी में पढ़ेंगे तो ये जो टी और टी डैश है ये भी आपस में इक्वल नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल लेके चल रहे हैं कि टी डैश टी के इक्वल है। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन आया, चारों इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, इसी को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये तो काफ़ी सिंपल था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पूछेगा तो यही हमको डिराइव करना होगा। ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम में अगर पूछता है इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो उसको कैसे डिराइव करेंगे? इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हमें x को x डैश के टर्म में लिखना होता है। तो ये जो माइनस वी टी है इसको इधर लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस वी टी, एक्स डैश प्लस वी टी। अच्छा y, ये तो y डैश के इक्वल रहेगा, z हमारा z डैश के इक्वल, t हमारा t डैश के इक्वल। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और ये इक्वेशन 2 इज नोन एज इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये भी काफ़ी इजी था। ठीक है, तो बस यही था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अच्छा एग्ज़ाम में या तो ये पूछता है या फिर एक कंडीशन दे देता है। कौन सा कंडीशन? जो हमारा एस डैश फ्रेम है अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव ना करके किसी ऑर्बिटरी डायरेक्शन में मूव करे तब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा। देखो मान लो कि ये एस फ्रेम है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये क्या है, एस फ्रेम। क्लियर है, इसका ओरिजिनो है। अच्छा एक दूसरा मान लेते हैं, फ्रेम एस डैश है, एस डैश फ्रेम, एक्सिस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अब ये जो फ्रेम है एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी ऑर्बिटरी डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग, कहीं भी मूव कर रहा है ऐसे इधर v वेलोसिटी से। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है फिर से पॉइंट P पे, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट उसी तरह लिख लेंगे, S फ्रेम के रेस्पेक्ट में x, y, z, t, S डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में x डैश, y डैश, z डैश, t डैश। क्लियर है, साफ दिखा, हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है। अच्छा ये देखो, इसको थोड़ा ये जेड एक्सिस को इधर लेते हो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जेड एक्सिस में चला है, ठीक है, वाई एक्सिस में कितना आगे गया है, इतना आगे गया है, और देखो ये एक्स एक्सिस में इतना गया है और वाई एक्सिस में इतना ऊपर चला गया है ना। ये जेड एक्सिस में गया है, ये एक्स एक्सिस में आगे गया है और इतना वाई एक्सिस में। तो ये जो वेलोसिटी भी है, यहाँ पे किस सेकेंड लेके चल रहे हैं,
के सेकंड क्या है, इफ एस डैश फ्रेम मूव विथ वेलोसिटी v विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, हम हर केस में वेलोसिटी कांस्टेंट लेके चलेंगे क्योंकि इनर्शियल फ्रेम का बात हो रहा है, v विथ कांस्टेंट वेलोसिटी along एनी ऑर्बिटरी डायरेक्शन। तो अब ये देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमको ना ये वेलोसिटी मालूम है इस डायरेक्शन में, ना इस डायरेक्शन में, ना इस डायरेक्शन में, हमको केवल भी मालूम है। तो हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर भी को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर इसको वेक्टर भी मान लें तो v को कैसे लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जेड जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ये तीनों वेलोसिटी क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो जेड एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, वी जेड, और मान लेते हैं ये टी टाइम बाद यहाँ चला गया, t इज इक्वल टू 0 पे तो दोनों कॉन्साइड कर रहा था। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। y एक्सिस में कितना गया है, तो स्पीड इनटू टाइम। x एक्सिस में कितना गया है, स्पीड इनटू टाइम। अब इसका डेरिवेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। कैसे, अब हमको निकालना है फिर से x डैश, तो ये x डैश का दूरी ये है, तो ये निकालना है, तो इस पूरे में से ये माइनस कर दें, तो ये तो x है, तो x डैश को क्या लिख सकते हैं, x माइनस वी एक्स टी। सिमिलरली y को, अब y डैश निकालना है, मतलब ये y डैश दूरी है, तो ये निकालना है, तो इस पूरे में से ये माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा ये दूरी। तो y डैश इज इक्वल टू y माइनस वी वाई टी। सिमिलरली z डैश इज इक्वल टू z माइनस वी जेड टी, और टाइम यहाँ भी हम मान के चलेंगे कि t डैश t के इक्वल है। तो बस ये क्या है, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जब एस डैश फ्रेम किसी ऑर्बिटरी डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, अच्छा कोई पूछे कि इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा इस केस में, तो क्या करेंगे, x को x डैश के रेस्पेक्ट में ले लें, y को y डैश, z को z डैश। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, इक्वेशन 3 इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, x को क्या लिख सकते हैं, x डैश प्लस वी टी, x डैश प्लस वी टी, और ये y इज इक्वल टू y डैश प्लस वी वाई टी। z को क्या लिख सकते हैं, z डैश प्लस वी जेड टी, और t को t डैश के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। दिस इज नोन एज इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो बस इतना ही था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो लेक्चर में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इस पे जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब भी हम अभी करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इससे कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, सब इसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, देखो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, हम अभी डिराइव किए हुए हैं कि x डैश किसके इक्वल है, x माइनस वी एक्स टी, वाई डैश y माइनस वी वाई टी, z डैश z माइनस
वी जेड टी और टी डैश इज इक्वल टू टी। इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन एबव इक्वेशन क्या आएगा, डी एक्स डैश अपॉन में डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स बाई डी टी माइनस वी एक्स। इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वी एक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, तो यहाँ वी एक्स बचेगा। सिमिलरली और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी जेड डैश अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस वी जेड। अच्छा, चूंकि टी डैश टी के इक्वल है तो हम यहाँ टी को टी डैश लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स टी। ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, ठीक है। तो वी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, यू एक्स माइनस वी एक्स। सिमिलरली और इसको क्या लिख सकते हैं, वी जेड इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या है, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। इक्वेशन 5 इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी, ठीक है, सिंपली ये लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमको देखने को क्या मिला, ये u डैश u के इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसमें से ये माइनस करना पड़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट। ये दोनों वेलोसिटी तो इक्वल है नहीं, तो वेलोसिटी क्या है, नॉट इनवेरिएंट, वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह हमको एक्सेलरेशन अगर निकालना हुआ तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 क्या मिलेगा, यू एक्स डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। चूँकि टी डैश के इक्वल है तो यहाँ पे हम टी डैश लिख सकते हैं हर जगह, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, ए वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए जेड डैश इज इक्वल टू ए जेड, ठीक है। अच्छा, हमको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो दोनों इक्वल है। जो एस फ्रेम में है, ये एस फ्रेम में वेलोसिटी है, सॉरी एक्सेलरेशन है, और ये जो एक्सेलरेशन ये एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, दोनों इक्वल है। तो एक्सेलरेशन क्या है, इनवेरिएंट। एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा इनवेरिएंट है। तो एग्ज़ाम में ये भी आता है कि एक्सेलरेशन को हमें इनवेरिएंट प्रूफ करना होता है। तो डिराइव कर लेंगे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फिर इसको डिफरेंशिएट करके दिखा देंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है,
इनवेरिएंट है। ये पूछता है एग्जाम में काफ़ी, एक्सेलरेशन को इनवेरिएंट प्रूफ करने के लिए। तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा क्योंकि ए एक्स डैश ए एक्स के इक्वल है। क्लियर? तो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पूरा फिनिश हो चुका है। इस पे अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन अभी हम करवाने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो कई बार पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट लेंथ ऑफ रॉड इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड आया इनवेरिएंट, जो कि हम पहले बता चुके हैं इनवेरिएंट क्या है। तो हमको क्या प्रूफ करना है? जो लेंथ ऑफ रॉड है वो इनवेरिएंट मतलब चेंज नहीं होगा। किस में? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। हम सेम दो फ्रेम लेके चल रहे हैं। ठीक, ये क्या है? एस फ्रेम, और यहाँ पे एक दूसरा फ्रेम लेके चल रहे हैं एस डैश फ्रेम। ठीक है, एक्सिस एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई रॉड है। ठीक, मान लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है? L, और O फॉर ओरिजिनल। मान लेते हैं L O क्या ओरिजिनल लेंथ है। लेट LO इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड with respect to frame S। S फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका लेंथ कितना है? LO। ठीक है, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का। ये x एक्सिस में कितने दूरी पर है? तो मान लेते हैं इसको x1 और इसको x2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स डैश है और इसका एक्स डैश। यहाँ पे 1 और 2 लिख लेते हैं 2 पॉइंट के लिए। ठीक है, लेट L बी द लेंथ ऑफ रॉड with respect to frame S डैश। S डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये x1 डैश और x2 डैश है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये L क्या है? लेंथ इनवेरिएंट है। तो हमको बेसिकली प्रूफ करना है कि L L नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। तो L डैश क्या होगा? सॉरी L क्या होगा? इसका लेंथ S डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो x2 डैश माइनस x1 डैश निकाल लें, मतलब इतने में से ये माइनस कर दें, x2 डैश में से x1 डैश, तो ये लेंथ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा x2 डैश को कैसे लिख सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में? x2 को लिख सकते हैं x माइनस VT, पीछे डिराइव करवाए हुए हैं। ठीक है,
अच्छा, इसमें से क्या माइनस करना है? x1 डैश। x1 डैश को कैसे लिख सकते हैं? x1 माइनस वीटी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। L इज इक्वल टू x2 माइनस वीटी माइनस x1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और L किसके आया? L नॉट के इक्वल। कैसे? x2 माइनस x1 है और ये x2 माइनस x1 एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में x2 माइनस x1, तो ये लेंथ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ रॉड इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक हार्ड नहीं है, काफ़ी इजी है, अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा। इसका न्यूमेरिकल भी अपने से ही हो जाएगा, काफ़ी इजी आता है। प्रूव दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज invariant under Galilean transformation equation। ये प्रूफ करना है तुमको, हो जाएगा। एक बार सब लोग ट्राई कर सकते हैं। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये कैसे प्रूफ होगा? तो हम लोगों को मालूम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको इनवेरिएंट प्रूफ करना है। पहले समझ लो प्रूफ क्या करना है, नहीं तो कुछ भी आ जाएगा लास्ट में, हम बोल देंगे कि यही लाना था। तो पहले समझ लेते हैं कि लाना क्या है। हमें लाना है m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है? इनवेरिएंट है। ठीक है, तो देखते हैं ये आता भी है कि नहीं। वैसे इनवेरिएंट है तो आ ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो m1, ठीक। अच्छा, u1 को कैसे लिख सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे लिख सकते हैं? u1 डैश माइनस v ऐसे लिख सकते हैं, प्लस m2। u2 को कैसे लिख सकते हैं? u2 डैश माइनस vt इज इक्वल टू m1। v1 को कैसे लिख सकते हैं? v1 डैश माइनस v प्लस m2। v2 को कैसे लिख सकते हैं? v2 डैश माइनस v। क्लियर है? यहाँ पे v होता है केवल, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, m1u1 डैश माइनस m1v प्लस m2u2 माइनस m2v इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v प्लस
m2v2 डैश माइनस m2v। अब हमें कुछ इसमें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? ये देखो आपस में कैंसल आउट हो गया। और क्या दिख रहा है? ये भी आपस में कैंसल आउट हो गया। और अब हमें जो लाना था वो आ चुका है। कैसे? m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। सो हमको जो लाना था आ गया। इसके नीचे बस एक लाइन लिखना है, क्या? हैंस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट is invariant. Prove that the distance between 2 points is invariant under Galilean transformation. ठीक है, एक बार इसको भी सब ट्राई कर सकता है। ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। और हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं? सबने पढ़ रखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये सबने पढ़ रखा है। अच्छा, हम मान के चलेंगे कि ये s फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, s डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं कि d डैश डिस्टेंस है। क्या आएगा? x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम प्रूफ कर दें कि d डैश के इक्वल है तो क्या होगा? प्रूफ हो गया कि इनवेरिएंट है। क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये भी हो जाएगा। x1 और x2 की जगह क्या रखेंगे? x2 की जगह रखेंगे x2 डैश माइनस वीटी, x1 की जगह x1 डैश माइनस वीटी, उसी तरह इन सब के जगह पे रखेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही।